आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अपनी कुंडली पर जरूर करें गौर, किस लग्न की है आपकी जन्म कुंडली, क्योंकि लग्न बताएगा आपका आने वाला कल। देखिए कालचक्र। जी हाँ, आज से अपनी कुंडली पर जरूर करें गौर। किस लग्न की है आपकी जन्म कुंडली, कैसे आपका लग्न बताएगा कब मिलेगा आपको लाभ, कैसे आपका लग्न बताएगा कब बढ़ेगी आपकी परेशानियां, कैसे आपका लग्न बताएगा कि कब बदलेगी आपकी किस्मत। तो कुंडली में लग्न का क्या महत्व है और लग्न से कैसे हम भविष्य को जान सकते हैं, फ्यूचर को जान सकते हैं, बताएं पंडित जी। कुदस्र दस्रा गुणबाण दस्रा वेदाभिरामा भुज वेद रामा सराब्धिरामा सर राम रामा क्रमोत्क्रमय मेघ तुलादि मानम। कहने का आशय ये है कि जो 12 राशियां हैं जब ये लगभग 2 घंटे की हो जाती हैं, 24 घंटे में जब ये 12 व्यतीत होती हैं तो ये लग्न बन जाती हैं। तो आज हम अपने दर्शकों को कुछ ज्योतिष सिखाने का प्रयास करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आज आपने ज्योतिष सीखने का प्रयास किया तो कोई साधारण व्यक्ति आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। बहुत सी ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो 100 में 100% सटीक होगी और प्रमाणिक होगी। तो आज हम क्या बात कर रहे हैं? लग्न की। लग्न किसे कहते हैं? जितने बजे जब आप पैदा होते हैं उस समय 2 घंटे के अंतर्गत वाली जो लग्न होती है उसको कहते हैं लग्न। और सूर्योदय के समय सूर्य जिस राशि में रहता है वो लग्न होती है। दोपहर के समय सूर्य 10वें भाव में होता है, वो लग्न होती है। शाम के समय सूर्य 7वें भाव में होता है, वो लग्न होती है। और मध्य रात्रि में 12 बजे रात सूर्य 10वें भाव में होता है, तब वो लग्न होती है। तो किसी की कुंडली का लग्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। जन्म लग्न से व्यक्ति के बारे में सही सटीक कंक्रीट जानकारी पाई जा सकती है। जन्म लग्न से भी जानकारी पाई जा सकती है कि कौन सा ग्रह कष्टकारक है या कौन सा ग्रह लाभदायक है। जन्म लग्न से ये भी पता लगाया जा सकता है कि कौन सा ग्रह मारक है और कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह कष्ट देने वाला है और कौन सा ग्रह सुख देने वाला है। ऐसे में व्यक्ति को आने वाले कष्टों से सचेत किया जा सकता है। आज का कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एकाग्रता के साथ देखने की जरूरत है और हो सके तो लिखते भी जाइएगा, क्योंकि आज का कार्यक्रम अगर इतना आसान होता कि एक दिन में सब समझ में आ जाता तो पंडिताई पूरे ज्योतिष का कोर्स 2 दिन में खत्म हो जाता। तो आज का कोर्स थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन मनोरंजक है, ज्ञानवर्धक है और सचमुच में अपने आप में काफी ये प्रतिष्ठित विषय है। बिल्कुल। और लग्न और राशि की अगर हम बात करें पंडित जी तो लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि लग्न और राशि दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये आज जरूर समझेंगे और सभी बहुत उत्सुक भी होंगे, मैं भी बहुत उत्सुक हूं कि जानूंगी समझूंगी आपसे लग्न के हिसाब से कैसे हमारा जीवन चलेगा और राशियों का तो आप बताते ही हैं। तो आज पंडित जी आपको लग्न के अनुसार बेहद सटीक और सही जानकारी बता रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न की। जिन लोगों का मेष लग्न है उन पर कौन से ग्रहों की शुभ या फिर अशुभ दृष्टि होती है, साथ ही तरक्की और सफलता पाने के लिए मेष लग्न के लोगों को कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मेष लग्न में जो लोग पैदा होते हैं उनके जन्म कुंडली में जन्म चक्र में सबसे ऊपर 1 नंबर लिखा होता है, जहां ल या ASC अंग्रेजी में अगर लिखा होगा तो ये SC लिखा होगा और हिंदी में लिखा होगा तो ल लिखा होगा या लग्न लिखी होगी। और नंबर कितना होगा? 1। मेष लग्न कितना नंबर है? 1 नंबर। ध्यान रखिएगा, जहां भी नंबर 1 होगा वहां मेष का संकेत होगा।
तो मेष लग्न में पैदा हुए व्यक्ति के लिए शनि, बुध, शुक्र ये 3 ग्रह पाप फल देने वाले हैं। सूर्य, बृहस्पति शुभ फल देने वाले हैं। शुक्र मार्केश होने पर प्रबल मार्केश होता है। देखिए, शुक्र इनकी कुंडली में द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी होता है। महर्षि पाराशर कहते हैं, जाया कुटुंबकाधीशौ मारकौ परिकीर्तितौ। द्वितीय जाया मतलब पत्नी, कुटुंब मतलब परिवार। कुटुंब माने परिवार भाव और पत्नी भाव, दोनों भावों का स्वामी जो है प्रबल मार्केश होता है। तो मेष लग्न वालों का कुटुंब भाव का स्वामी वृषभ राशि है और जाया भाव तुला राशि है। दोनों के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए शुक्र प्रबल मार्केश होता है मेष राशि के जातकों के। शुक्र की महादशा में मृत्यु तुल्य कष्ट, गंभीर बीमारियां और शरीर को नुकसान पहुंचता है। इन बुरे प्रभावों से बचने के लिए मेष लग्न के लोग मसूर की दाल और गुड़ गाय को खिलाएं, शुक्र की शांति कराएं, लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर करें। एक बात बताना चाहूंगा, नवमेश और दशमेश की युति विशेष रूप से राजयोग कारक मानी जाती है। अगर 9वें और 10वें भाव का स्वामी किसी की कुंडली में एक साथ हो तो ऐसा व्यक्ति विशिष्ट रूप से राजा होता है। लेकिन मेष लग्न के साथ ही अपवाद है। मेष लग्न के 9वें घर का स्वामी बृहस्पति होता है, 10वें घर का स्वामी शनि होता है। 9वें और 10वें घर का स्वामी बृहस्पति और शनि यदि मेष लग्न के जातकों की कुंडली में एक साथ है तो ये बड़ा राजयोग नहीं देता है। ये अपवाद है ज्योतिष का। इसे महर्षि पाराशर ने जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे ही लिखा है, इसलिए आपको भी बता रहा हूं। आप इसमें क्वेश्चन मत करिए कि क्यों नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए कि शनि एकादश का भी स्वामी है और एकादश पापस्थान है। पापस्थान का स्वामी नवमेश के साथ होगा तो उतना अच्छा फल नहीं देगा जितना अच्छा फल देना चाहिए। हाँ, मेष राशि के जातकों को शुक्र के कारण दही, मिश्री और इत्र का दान अक्सर शुक्रवार के दिन जरूर करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में आने वाली दुर्घटनाएं बड़े आराम से व्यतीत हो जाती हैं, जीवन सुरक्षित रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात मेष राशि की हो गई और मेष लग्न की, माफ कीजिएगा, और मेष लग्न के जातकों को पता भी चला होगा कि उनके लिए कौन से जो ग्रह हैं वो शुभ फल देते हैं और कौन से अशुभ, दान का भी पता चला। बारी है वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न में जन्मे लोगों पर कौन से ग्रहों का अच्छा या फिर बुरा प्रभाव रहता है, आइए जानते हैं। वृषभ लग्न यानी आपकी जन्म कुंडली में जो सबसे ऊपर का अंक लिखा हुआ है वहां अगर 2 लिखा हुआ है तो आप वृषभ लग्न में पैदा हुए हैं। वहां अगर अंग्रेजी में ASC लिखा हुआ है तब भी आप 2 लिखा हुआ है तो आप वृषभ लग्न में पैदा हुए हैं। वृषभ लग्न में पैदा हुए व्यक्ति के लिए बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा ये तीनों ग्रह कष्टदायी होते हैं। सूर्य और शनि शुभ होते हैं और अनुकूल होते हैं। इस लग्न वाले को शनि राजयोग कारक और वृषभ अल्प शुभकारी होता है। गुरु, शुक्र, चंद्रमा और मंगल ये मारक होते हैं। वृषभ लग्न के लोग एक मुट्ठी चावल या मां भगवती के मंदिर में चढ़ाए गए सफेद कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहने, हरी सब्जियां दान करें तो ठीक होगा। देखिए, जब वृषभ लग्न होगा तो एक मार्केश तो बुध बनेगा और दूसरा मार्केश मंगल बनेगा। तो मंगल की महादशा या बुध की महादशा जब होगी तो ऐसे आदमी को शारीरिक कष्ट जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेष लग्न वालों का शनि भाग्येश होगा और जब शनि भाग्येश होगा तो बृहस्पति दशमेश होगा। तो वृषभ लग्न वालों के लिए शनि राजयोग कारक बनेगा, शनि कारक बनेगा। तो जिन वृषभ लग्न के जातकों का शनि अच्छा होगा तो उनको ऊंचाई पर जाने से कोई रोक नहीं सकता है। और वृषभ लग्न में अगर चंद्रमा हो जाए तब तो कुछ बात ही नहीं पूछना है। लेकिन ध्यान रखिएगा,
लग्न में चंद्रमा सिर्फ वृषभ राशि और कर्क राशि का ही अच्छा होता है, बाकी किसी राशि में चंद्रमा हो वो अच्छा नहीं होता है। सूर्य सिर्फ सिंह राशि और मेष राशि में लग्न में अच्छा होता है, बाकी किसी राशि में हो जाए तो वो रोग कारक ही होता है। ये सब कुछ ऐसे विषय हैं जिसे दिमाग में पहले से सेट कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मिथुन लग्न की करेंगे। मिथुन लग्न में जन्मे लोगों पर कौन सा ग्रह अपना बुरा प्रभाव डालता है और कौन सा ग्रह इनके लिए वरदान साबित होता है, आइए जानते हैं। मिथुन लग्न माने 3 नंबर। मिथुन लग्न में जब कोई आदमी पैदा होगा तो जानते हैं उसका चेहरा कैसा होगा? उसका चेहरा होगा पान के पत्ते की तरह। लड़का हो या लड़की, नाक के ऊपर का भाग थोड़ा चौड़ा होगा, नीचे का भाग बिल्कुल पटाक जल्दी से आके पतला हो जाएगा। मतलब आकार कैसा होगा चेहरे का? पान के पत्ते की तरह। और नाक कैसी होगी? तोते की तरह। जैसे तोते की नाक होती है वैसे नाक होगी। ये मिथुन लग्न वालों का पहला लक्षण है। मंगल, बृहस्पति, सूर्य इनके लिए खराब ग्रह है। एकमात्र शुक्र एक ऐसा ग्रह है मिथुन राशि के जातकों के लिए जो योग कारक होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो पंचम भाव का स्वामी होता है। ठीक है। गुरु से संयुक्त होने पर मेष लग्न के समान ही ये फल देता है। इस लग्न वाले का चंद्रमा मारक होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि चंद्रमा और सूर्य कभी मारक नहीं होते। ये भी महर्षि पाराशर ने लिखा है कि चंद्रमा और शुक्र मार्केश होते हुए भी कभी किसी को मृत्यु नहीं देते हैं। ये मेरी गारंटी है। चंद्रमा और सूर्य की महादशा चल रही हो और ये मार्केश हो तो किसी की मृत्यु हो जाए, दिस इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है। इसलिए चंद्रमा आपका मार्केश है तो डरने की बात नहीं है। लेकिन दूसरा मार्केश आपका जो है वो बृहस्पति है, जो अपनी महादशा में बुरे परिणाम दे सकता है। तो मिथुन लग्न के लोगों को चावल, दूध, मिश्री और शिव मंदिर में जाकर के दान करना चाहिए। जूता, छाता किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए और हो सके तो बजने वाला शंख किसी मंदिर के पुजारी को सोमवार के दिन दान देने से भाग्योदय होता है। हाँ, मिथुन लग्न के जातक अगर अच्छे वर्ण का नीलम धारण करें तो इससे भी इनका भाग्योदय होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और बारी है कर्क लग्न की। कर्क लग्न में जन्मे लोगों को किस ग्रह की वजह से खुशियां मिलती हैं, साथ ही कौन सा ग्रह इनके लिए होता है अशुभ, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क लग्न के जातकों को बताना चाहूंगा कि जहां 4 नंबर ऊपर में लिखा हुआ है तो 4 माने कर्क लग्न, वहां लग्न लिखा होगा या एएससी लिखा होगा जो सबसे ऊपर होगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए शुक्र और बुध ये बुरे परिणाम देने वाले ग्रह हैं। चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति ये अनुकूल फल देने वाले हैं। इसमें मंगल पूर्ण योग कारक है। शनि इस लग्न वाले के लिए मारक होता है क्योंकि वो सप्तम भाव का स्वामी होता है। वैसे मार्केश तो सूर्य भी होता है क्योंकि वो द्वितीय भाव का स्वामी है, लेकिन सूर्य चंद्रमा मारक नहीं होते, इसलिए उसकी चर्चा नहीं हो रही है। तो कर्क लग्न के लोग, जो लोग कर्क लग्न में पैदा हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए बताना चाहूंगा कि बृहस्पति और शनि की युति सचमुच में राजयोग कारक होती है। कर्क लग्न के लोग सोमवार को 1 कटोरी शक्कर भगवान शिव के मंदिर में चढ़ाएं और दूध से भगवान शिव का रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए अभिषेक करें। शिव मंदिर के पुजारी को अन्न और वस्त्र दान करें तो आजीवन भाग्योदय बना रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे आपका लग्न आपके अच्छे और बुरे वक्त को बता सकता है, कैसे आपका लग्न आपकी किस्मत की लकीरों को बदल सकता है,
यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं। अब अपनी इसी खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सिंह लग्न की। सिंह लग्न में जन्मे लोगों पर कौन से ग्रहों का अच्छा या बुरा प्रभाव रहता है, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह लग्न के बारे में मैं चर्चा करूं उसके पहले एक बात बताना जरूरी है। आप ये जान लीजिए कि लग्न से ये डिसाइड किया जा सकता है कि व्यक्ति का रंग कैसा होगा। गोरा होगा, गेहुआ होगा, सांवला होगा, काला होगा, कौन सा रंग होगा, ये लग्न से ही पता लग सकता है। लग्न पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि से पता लग सकता है। शरीर की लंबाई कितना होगी, लंबा होगा, मध्यम कद का होगा, ठिगना होगा, नाटा होगा, ये लग्न से ही पता चलता है। और लग्न से शरीर में होने वाले रोग भी पता चलते हैं। लग्न से मुखाकृति का ज्ञान होता है। तो लग्न आधे से ज्यादा चीज लग्न बोल देती है। लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि व्यक्ति को निरोग बनाता है, पापक ग्रहों की दृष्टि व्यक्ति को रोगी बनाता है। तो लग्न का बहुत अहम रोल होता है ज्योतिष शास्त्र में। और लग्न के अनुसार लोगों के चेहरे की बनावट होती है। लग्न के अनुसार लोगों का हाव भाव होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं सिंह लग्न की, जिसका स्वामी सूर्य होता है। सिंह लग्न में पैदा हुए व्यक्ति के लिए बुध, शुक्र और शनि, ये तीनों ग्रह पाप फल देने वाले होते हैं। इसलिए कभी सिंह लग्न में पैदा हुए लोगों को नीलम पन्ना भूल करके भी नहीं धारण करना चाहिए। मंगल, बृहस्पति और सूर्य इनके लिए शुभ होते हैं। शनि सप्तमें 7वें घर का मालिक होने के कारण प्रबल मार्केश होता है। मार्केश मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले ग्रह को मार्केश कहते हैं। चंद्रमा इनके 12वें भाव का स्वामी होता है, लेकिन फिर भी ये दाम्पत्य जीवन में शुभ फल देता है। सिंह लग्न के लोग रविवार को एक मुट्ठी ज्वार राम मंदिर में उसके सामने जहां चिड़िया रहती हों वहां चढ़ाएं। हरी सब्जियां मजदूरों को दान करें। किसी जरूरतमंद को कंबल दान करें। सिंह लग्न के लोगों के द्वितीय भाव का स्वामी बुध होता है और ये भी मारक होता है। तो सिंह लग्न में जन्मे लोग अगर बुध, शनि या केतु से संबंध बनाएगा तो चर्म रोग से भी पीड़ित होंगे। तो इसलिए सिंह लग्न के लोगों को चाहिए कि नित्य प्रातः काल स्नान करके गायत्री मंत्र का 108 बार जप जरूर करें। और चर्म रोग होने पर दवाई के तरफ ज्यादा ध्यान न दे करके गायत्री मंत्र से 108 आहुति गाय के घी से हवन करने की कोशिश करें। ये हवन 24 दिन होते ही आपको रोग मुक्त कर देगा। और सिंह लग्न में जन्मे हुए लोगों को रविवार को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सरसों का तेल रविवार को नहीं प्रयोग करना चाहिए और रविवार के दिन हो सके तो नमक भी नहीं खाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात हो गई सिंह लग्न की, बारी है कन्या लग्न की। कन्या लग्न में जन्मे लोगों पर कौन सा ग्रह कष्ट पहुंचाता है और कौन सा ग्रह है जो उनको फायदा पहुंचाता है। साथ ही इस लग्न में जन्मे लोगों को किन किन चीजों का दान करना चाहिए, आइए जानते हैं। कन्या लग्न का मतलब 6 नंबर। जहां लग्न लिखा हुआ है वहां अगर 6 नंबर है तो ऐसा जातक कन्या लग्न में पैदा हुआ है। कन्या लग्न के लोग मझोले कद के होते हैं। कन्या लग्न के लोगों का चेहरा जो होता है छोटा होता है। ये कम बोलते हैं, बैलेंस करके चलते हैं, गुस्सा कम करते हैं। मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति इनके लिए हानिकारक होते हैं, कष्टकारक होते हैं। बुध और शुक्र ये दोनों ग्रह इनके लिए
ठीक फल देते हैं, लेकिन इनका मार्केश शुक्र बनता है, लेकिन वो भाग्य भाव का स्वामी होने के कारण मारक फल नहीं देता है। इनका बृहस्पति प्रबल मार्केश होता है, जो अपनी दशा महादशा में जरूर कष्ट देता है। और आप जान लीजिए कि कन्या लग्न में कोई भी व्यक्ति पैदा होगा तो वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का, उसके जीवन साथी से उसकी बहस पूरी जिंदगी चलेगी। चाहे जितनी अच्छी कुंडली मिला लीजिए आप, चाहे 36 में 36 गुण मिला लीजिए, शादी करवा के देख लीजिए, अगर कन्या लग्न हुई तो पति पत्नी में आर्गुमेंट डेली होगा। एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन वो आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह ना लड़े। इसलिए मैं कहता हूं, कन्या लग्न के जातकों का विवाह कभी भूल करके धनु और मीन लग्न के लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। सूर्य दाम्पत्य जीवन के लिए लाभकारी है। कन्या लग्न के लिए फिटकिरी, हरा कपड़ा, बांस या एक मुट्ठी साबूदाना गणेश मंदिर में चढ़ाएं। दही और मिश्री धर्म स्थान में दान करें। चने की दाल और पीला कपड़ा किसी जरूरतमंद को दान करने से भी लाभ मिलता है, क्योंकि सप्तमेश बृहस्पति जब शुभ होगा तो सब कुछ शुभ होना शुरू हो जाएगा। हाँ, कन्या लग्न के लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा। कन्या लग्न के लोग बड़े संतोषी होते हैं, ये इनका एक दुर्गुण है। इनके अंदर एम्बिशन नहीं होता है, इनके अंदर महत्वाकांक्षा नहीं होता है। प्रायः ये लोग अपने बड़े भाई के ऊपर, प्रायः ये लोग अपने पिता के ऊपर, प्रायः ये लोग अपने घर के दूसरे सदस्यों के ऊपर डिपेंड रहना ज्यादा अच्छा समझते हैं। इसलिए अगर आपकी भी कन्या लग्न है तो बहुत दूसरों के ऊपर डिपेंड होने की कोशिश मत करिए, बल्कि मैं तो कहूंगा ये कि 100 दिन तक सुंदरकांड का सायंकाल पाठ करिए और हनुमान जी की कृपा से आपके पुरुषार्थ का जागरण हो जाएगा और आप बिना किसी के सहयोग के अपनी आजीविका चला पाएंगे और समाज में सम्मान हासिल करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है तुला लग्न वालों की। तुला लग्न में जन्मे लोगों पर किन ग्रहों की शुभ या अशुभ दृष्टि होती है, साथ ही इस लग्न में जन्मे लोगों को कौन सा उपाय और क्या दान करना चाहिए, आइए जानते हैं। तुला का मतलब होता है तराजू और तराजू का मतलब होता है बैलेंस। तुला का न्याय का भी प्रतीक तराजू है, तुला है। आपने कोर्ट में देखा होगा, एक महिला के आंख पे पट्टी बंधी होती है और वो हाथ में तराजू लेकर के ऐसे खड़ी होती है। तो तुला का मतलब ही होता है बैलेंस या तराजू। तुला लग्न में जो लोग पैदा होते हैं उनके लिए बृहस्पति, सूर्य और मंगल, ये तीनों ग्रह हानि पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। शनि और बुध, ये दोनों ग्रह इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। चंद्रमा और बुध ये राजयोग कारक होते हैं। मंगल इनके लिए मार्केश होता है और शुक्र इनके लिए समान फल देने वाला है। तुला लग्न के लोग अपने घर की बड़ी स्त्रियों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। तुला लग्न के जातकों के बारे में जान लीजिए कि इनका चेहरा थोड़ा सा लंबा होता है, गाल हल्का सा पिचका होता है, आगे के दांत थोड़े से बड़े होते हैं। ये लोग कम बोलते हैं, स्वभाव से कंजूस होते हैं, पैसे के मामले में बड़े ही कृपण होते हैं, पैसा कमाने के मामले में दक्ष नहीं होते हैं, लेकिन पैसा बचाने के मामले में दक्ष होते हैं। दूसरों को उपदेश बहुत देते हैं, लेकिन खुद उस पर चलना इनके बस की बात नहीं होती है। तो मैं तो कहूंगा कि यदि आपका भी जन्म तुला लग्न में हुआ है तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार सुबह शाम पाठ आप जरूर करिए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। दूसरी बात, आपके द्वितीय भाव का स्वामी मंगल मारक है, इसलिए गेहूं का आटा और गुड़ किसी धर्म स्थान में दान करिए, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बारी है वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न में जन्मे लोगों को किन ग्रहों की वजह से फायदा मिलता है और कौन से ग्रह इनकी मुश्किलें बढ़ाते हैं, साथ ही इस लग्न में जन्मे लोगों को कौन से उपाय और दान जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं।
देखिए, वृश्चिक लग्न में पैदा हुए व्यक्ति के लिए जीवन आसान नहीं होता है। इनका जीवन संघर्षों की एक कहानी होती है, क्योंकि इनके लिए बृहस्पति और शुक्र दोनों प्रबल मारक होते हैं। मतलब बृहस्पति का बल चले तो वो जान से मार दे, शुक्र का बल चले तो वो जान से मार दे। और वृश्चिक लग्न में पैदा हुआ बालक जो होता है वो बचपन में ही मृत्यु से लड़ करके आगे निकलता है और पैदा होते ही पिता की तबीयत खराब होती है। तो वृश्चिक लग्न का बच्चा जो होता है उसके लिए शुक्र, बुध और शनि ये तीनों ग्रह हानिकारक होते हैं। लेकिन अगर शनि देव की स्थिति द्वितीय भाव में हो जाए तो शनि ऐसा हो जाता है कि ये वृश्चिक राशि लग्न का लड़का जहां पैर रखेगा वहीं अपना उसका मकान हो जाएगा, जहां हाथ रखेगा वही उसकी गाड़ी हो जाएगी। मतलब वाहन और भवन के बारे में इतना अच्छा संयोग होता है कि ये व्यक्ति अगर कहीं तीर्थ में भी जाए तो वहां भी ये घर खरीद लेगा। बृहस्पति और चंद्रमा बहुत अनुकूल होते हैं और लाभकारी होते हैं। सूर्य चंद्रमा इनके लिए योग कारक होते हैं। और मैंने देखा है कि ऐसे ही लोग वृश्चिक लग्न में पैदा हुए जिनका सूर्य कर्क राशि में और चंद्रमा सिंह राशि में हो, ऐसे लोगों की कुंडलिनी जन्मजात जागृत होती है। ऐसे लोग बिना कुछ पढ़े लिखे भी जन्मजात भविष्यवक्ता होते हैं। ऐसे लोगों की वाणी 100% सत्य होती है। ऐसे लोग प्लानिंग नहीं करते हैं, बिना प्लानिंग के भी जो काम करते हैं उसमें 100% सफलता मिलती है। लेकिन शुक्र पापी और मारक होता है। वृश्चिक लग्न के लोग मसूर की दाल और गुड़ ये गाय को खिलाएं, चने की दाल और गुड़ का दान धर्मस्थान में करें, हरी सब्जियां जरूरतमंद लोगों में बांटें, इससे भी लाभ मिलेगा। वृश्चिक लग्न के लोगों को शक्ति की उपासना करनी चाहिए। शक्ति की उपासना का तात्पर्य है कि ऐसे लोगों को काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी इन देवियों में से किसी देवी की पंचम भाव पर यदि शुभग्रह की दृष्टि हो तो श्रीकुल की देवियों का, और यदि पापग्रह की दृष्टि हो तो काली कुल की देवियों की उपासना करनी चाहिए। ऐसे लोगों को शक्ति की उपासना करने से यश और कीर्ति दोनों मिलती है और जीवन में सफलता भी प्राप्त होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात धनु लग्न वालों की। जी हाँ, धनु लग्न में जन्मे लोगों पर कौन सा ग्रह अपना बुरा प्रभाव डालता है और कौन सा ग्रह इनके लिए वरदान साबित होता है, आइए जानते हैं। देखिए, धनु लग्न के जातकों को बताना चाहूंगा, धनु मतलब 9 नंबर। यदि आपके लग्न में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आप धनु लग्न में पैदा हुए हैं। लग्न 30 डिग्री की होती है और 30 डिग्री के 10-10 डिग्री के 3 भाग अगर किए जाएं, 10-10 अंश के 3 भाग किए जाएं तो इसको ज्योतिष की भाषा में कहते हैं दृष्कांड। क्या कहते हैं भाई? दृष्कांड। ठीक है, तो अगर 0 से लेकर 10 डिग्री तक कोई पैदा हुआ है तो प्रथम दृष्कांड, 10 डिग्री से 20 डिग्री तक कोई पैदा हुआ है तो द्वितीय दृष्कांड, 20 डिग्री से ऊपर 30 डिग्री तक हुआ है तो तृतीय दृष्कांड। ये दृष्कांड मैं क्यों बता रहा हूं? अगर कोई व्यक्ति 0 से 10 डिग्री तक पैदा हुआ है तो उसके गर्दन के ऊपर लग्न से आप सब कुछ बता सकते हैं। तिल कहाँ है, मस्सा कहाँ है, कटे का निशान कहाँ है, साफ सुथरा कैसा है, कैसा नहीं है। अगर 10 से 20 डिग्री तक है तो गर्दन से लेकर के कमर तक तिल के निशान कहाँ हैं, मस्सा कहाँ है, लक्षण कहाँ है, बीमारी कहाँ है, ये आप कुंडली से पकड़ सकते हैं। और अगर 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में लग्न है तो कमर से लेकर के पैर के नाखून तक किस जगह पर लक्षण है, किस जगह पर घाव है, किस जगह पर चोट लगी है,
किस जगह पर फ्रैक्चर है, किस जगह पर विकलांगता है, ये सारी बातें पता चलती हैं। इसको दृष्काण कहते हैं। और दृष्काण होता कैसे है? दृष्काण होता है पहले 0 से 10 डिग्री तक पहला दृष्काण, 10 से 20 डिग्री तक दूसरा दृष्काण और 20 से 30 डिग्री तक तीसरा दृष्काण। तो जब लग्न देखिएगा तो ये जरूर देखिएगा कि वहां लग्न का अंश कितना लिखा हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके 30 तक कोई न कोई डिग्री जरूर लिखी होगी। और इस बात को समझिएगा तो ज्योतिष को समझने में और आपको आराम आएगा। धनु लग्न में पैदा हुए व्यक्ति के लिए शुक्र कष्टकारक है। मंगल और सूर्य ये दोनों शुभ फल देने वाले हैं। सूर्य और बुध ये योग कारक बनते हैं। शनि इनके लिए मारक है, इसमें कोई दो राय नहीं। गुरु सम और मारक प्रभाव वाला है। धनु लग्न के लोग गुरुवार को गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाएं। देखिए, धनु लग्न में पैदा हुए लोगों के लिए जो मैंने कहा कि गुरु समान है, क्यों? अरे गुरु तो लग्नेश है, गुरु सुखेश है, तो इसको अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये अच्छा होता नहीं है धनु लग्न वालों के लिए। पूछिए क्यों? तो ज्योतिष में महर्षि पाराशर कहते हैं कि शुभ ग्रह अगर केंद्रों के स्वामी हों तो शुभ फल देने में उदासीन हो जाते हैं, और पापग्रह अगर केंद्रों के स्वामी हों तो वो पाप फल नहीं देते हैं। बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, इसलिए जब वो 2 केंद्रों का स्वामी लग्न और चतुर्थ भाव का स्वामी हो जाता है तो वो शुभ फल देने में उदासीन हो जाता है। ऐसे में बृहस्पति धनु लग्न के जातकों के लिए बहुत कुछ इवेंट नहीं दे सकता। हाँ, गुरुवार को गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाना चाहिए। जूता छाता शनि मंदिर में दान करना चाहिए। पीपल के नीचे शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। ये सब उपाय करने पर काफी राहत मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बिना वक्त गवाए बात करेंगे मकर लग्न की। इस लग्न में जन्मे लोगों पर कौन सा ग्रह मेहरबान होता है और कौन सा ग्रह इनके लिए संकट खड़े करता है, आइए जानते हैं। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं मकर लग्न में पैदा हुए लोगों की। मकर लग्न जिन लोगों की जन्म कुंडली में लग्न में 10 नंबर लिखा होता है वो लोग मकर लग्न में पैदा हुए होते हैं। तो मकर लग्न में अगर कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसके लिए मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा ये तीनों ग्रह कभी अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन बुध और शुक्र हर समय इनके लिए सकारात्मक फल देते हैं। शुक्र इनके लिए योग कारक भी होता है। सूर्य इनके लिए समान फल देने वाला और मंगल इनके लिए मार्केश है। इस लग्न में शनि खुद मारक नहीं होता है। आप कहोगे महाराज कैसे? द्वितीय भाव का स्वामी है तो मारक तो होगा, लेकिन नहीं। लग्न जैसे मजबूत स्थान का स्वामी होने के कारण द्वितीयेश का दोष समाप्त हो जाता है। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। मकर लग्न के लोग हनुमान जी की उपासना करें, क्योंकि मकर लग्न के स्वामी शनिदेव हैं। मकर लग्न में पैदा हुए लोग भगवान शिव की आराधना करें तो उन्हें सिद्धि मिलती है। मकर लग्न के लोग दूध और जल से भगवान शिव का अभिषेक करें तो ऐसे लोगों का साम्राज्य बढ़ता है। मकर लग्न के वो लोग जिनकी लंबाई ज्यादा है, जिनकी लंबाई 5 फीट 10 इंच से ज्यादा है, ऐसे लोग पूरे जीवन संघर्ष करते मर जाते हैं, लेकिन जीवन को व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शनि का कुछ ज्यादा ही प्रभाव इनके ऊपर होता है। बड़े अच्छे योजनाकार होते हैं, बड़े अच्छे वक्ता होते हैं, बड़े अच्छे पिता के भक्त होते हैं, लेकिन भाग्य ऐसा होता है कि आर्थिक मामले में चाहे जितना प्रयास करते हैं सफलता उसके अनुरूप नहीं मिलती है।
तो ऐसे लोगों को हमारे जिंदगी का जो अनुभव है उस आधार पे बता रहा हूं, ऐसे लोगों को 100 दिनों तक सूर्यास्त के बाद पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाकर उनके सामने घी का दिया जलाकर उत्तर दिशा में मुंह करके सुंदर कांड के पाठ करने चाहिए और ये पाठ 100 दिनों तक अनवरत करने चाहिए। पूरे जिंदगी का अभिशाप इससे मिट जाता है और भाग्योदय हो जाता है। जीवन जीने का आनंद सचमुच में आने लगता है। जय मां विंध्यवासिनी। और उपेंद्र हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए, नाम बताइए अपना। गुरुजी, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है जी। मुझे मेरे और मेरे छोटे भाई के बारे में जानना। मेरा जन्म 29/6/1988 का है। समय है सुबह के 10:45 जी। मेरा भविष्य कैसा रहेगा और मेरी शादी और मैं कौन से क्षेत्र में काम करूं जिसमें मैं सक्सेस रहूं। मेरे छोटे भाई का जन्म है 5 जुलाई 1993 का। इसका भविष्य कैसा रहेगा और किस क्षेत्र में काम करे। भूपेंद्र जी, आपके द्वितीय भाव का स्वामी शनि, सप्तम भाव का स्वामी बुध, शनि बुध तृतीय एकादश की स्थिति में है। आपका भविष्य निसंदेह अच्छा है, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। ऐसे तो देखा जाए तो आप 33 साल के हो गए, लेकिन आपका भाग्योदय 35वें साल में हो जाएगा। विवाह का जहाँ तक प्रश्न है, चंद्रमा शुक्र की स्थिति धनु राशि में होने के कारण इस बात का संकेत है कि बस थोड़ा सा आप रोजगार परख अच्छे से हो जाइए। विवाह तो आपका इंतजार कर रहा है और रोजगार परख होने के लिए आपको मैं सलाह दूंगा कि आप कपड़े का व्यवसाय करना शुरू करिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। कपड़े के अलावा शिक्षा से जुड़ा हुआ कारोबार भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक आपने अपने अनुज के बारे में प्रश्न किया है, तो उसके बारे में आप जान लें कि 17 जनवरी 2023 के बाद वो किसी अच्छी नौकरी में लग जाएगा और उसके नौकरी में लगने के बाद घर की परिस्थिति बदलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी लगातार बता रहे हैं राशि नहीं, लग्न के हिसाब से आपकी कुंडली क्या कहती है, आपका जो फ्यूचर है वो कैसा रहेगा, आपका नेचर कैसा होगा और कौन से ग्रह आपके जीवन में शुभ या फिर अशुभ प्रभाव डालते हैं। लगातार आप समझ रहे हैं। और अब बारी है कुंभ लग्न की। जिन लोगों का लग्न कुंभ होता है उन पर ग्रह कौन से ग्रहों की शुभ या फिर अशुभ दृष्टि होती है, साथ ही किस्मत चमकाने के लिए कुंभ लग्न के लोगों को कौन से वो उपाय हैं जिनको जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं। तो भाई कुंभ लग्न वाले, आप बहुत इंतजार कर रहे हैं, कोई बात नहीं। कुंभ लग्न का मतलब होता है कि आपके लिए बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल ये शुभ फलदायी नहीं है। शुक्र और शनि आपके लिए शुभ फल देने वाले हैं और ये दोनों ग्रह आपके लिए राजयोग कारक है। सूर्य समय और मंगल सूर्य समान है आपके लिए और मंगल मारक है आपके लिए। ऐसे में अगर देखा जाए तो कुंभ लग्न के लोग काली उड़द, तिल का तेल, काला नमक शनि मंदिर में चढ़ाएं और हनुमान जी की विधि सम्मत उपासना करें। लोगों में मीठी बूंदी बांटें, भगवान शिव की दूध और जल से अभिषेक करें, किसी सोमवार को शिव मंदिर के पुजारी को भोजन कराएं। ये सब क्रिया करने से कुंभ लग्न के लोगों का जीवन अच्छा होता है। कुंभ लग्न के लोग वो होते हैं जिनकी लंबाई अच्छी होती है। कुंभ लग्न के लोग वो होते हैं जिनकी हड्डियां मोटी मोटी होती हैं। कुंभ लग्न के लोग वो होते हैं जिनका चेहरा बड़ा होता है। कुंभ लग्न के लोग वो होते हैं जो काम करने से कभी घबराते नहीं, जिन्हें कभी थकान नहीं लगती है। तो कुंभ लग्न के लोग सचमुच में विशिष्ट वैशिष्ट के होते हैं। और कुंभ लग्न का जातक अगर कोई राजनेता हो तो वो युग युगांतर तक याद भी किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि कुंभ लग्न अपने आप में एक बहुत ही अच्छी लग्न भी है और इसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि शुक्र और शनि की अगर युति बन जाए तो जीवन धन्य हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। किरण हमारे साथ गुजरात से जुड़ चुकी हैं। किरण, आप पंडित जी से सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। पंडित जी, मुझे और मेरी बड़ी बहन के लिए पूछना है और मेरे लिए पूछना है। मेरी बहन की तारीख है
6/5/76। उसका जन्म है सुबह 11 से 50 बजे तक सुबह। क्या जानना चाहती हो? और मेरी जन्म तारीख है 19/7/82 और मेरा जन्म है 3:30 से 4 बजे सुबह का। क्या जानना चाहती हो? मेरी बड़ी बहन है ना, वो बीमार रहती है और मुझे भी बचपन से ही बीमारी हाथ पैरों की, और हम दोनों बहनें ऐसी हैं कि हमें आगे जाके हमारी लाइफ कैसी होगी। आपके घर में बहुत ज्यादा पितर दोष है। आपके घर में बहुत ज्यादा पितर दोष है, जिसके कारण परिवार में किसी तरह की खुशहाली नहीं है। न तो लोग धन से सुखी हैं, न तो लोग तन से सुखी हैं, न पूजा पाठ अच्छी हो पाती है, न घर में खुशी हो पाती है, न घर में कोई त्योहार ठीक से मनाया जाता है। घर के सभी लोग उदास बने रहते हैं, हल्का सा बुखार रहता है, मुंह सूखा रहता है, थूक बनता नहीं है। ये सारे रोग आपके घर में बने हुए हैं। आप लोग अमावस के दिन कच्चा सीधा किसी मंदिर के पुजारी को दान करना शुरू करें। ये उपाय लगभग 1 साल तक करें तो आपको राहत मिलेगी और उससे आप लोगों की सेहत भी ठीक हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न में जन्मे लोगों पर किन ग्रहों की शुभ या फिर अशुभ दृष्टि होती है, साथ ही इस लग्न में जन्मे लोगों को कौन से उपाय और दान जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। मीन लग्न में जो लोग पैदा होते हैं, प्रायः इन लोगों का रंग साफ होता है। मीन लग्न में पैदा हुए लोगों का चेहरा आयताकार होता है, लेकिन इनके लिए शनि, शुक्र, सूर्य और बुध ये पाप फल देने वाले ग्रह हैं। मीन लग्न को ज्योतिष शास्त्र में 12 नंबर लिख करके संकेत किया जाता है। जहां 12 नंबर लिखा जाता है वहां मतलब होता है मीन लग्न या मीन राशि। मंगल शुभ फल देने वाला है। मंगल बृहस्पति इनके लिए योग कारक हैं। मंगल द्वितीय भाव का स्वामी होने के कारण मारक होते हुए भी मार्केश नहीं होता है। बुध और शनि मारक होते हैं। मीन लग्न के लोग गुरुवार का व्रत रखें और रात को चने की दाल से बनी ही कोई चीज खाएं। गुरुवार को गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाएं। जूता छाता शनि मंदिर में दान करें और शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाएं। मीन लग्न के लोगों को चाहिए 10 साल से छोटी बच्चियों को नमकीन का सील पैकेट नमकीन का जरूर बांटें। इससे आपका भाग्योदय होगा। छोटी बच्चियों को नमकीन का पैकेट देने पर आपका भाग्योदय होगा। गाय को हरी मूंग भिगोकर खिलाने पर भी आपके घर में अस्थाई लक्ष्मी का वास बनेगा। और यदि आप दुर्गा की उपासना करेंगे तो गंभीर बीमारियों से बचे रहेंगे। और यदि आपकी मीन लग्न है तो आपको मोती और पुखराज, मूंगा, ये सारी चीजें धारण कर लेनी चाहिए। इससे भी आजीवन आपको लाभ मिलेगा। लेकिन मीन लग्न के लोग जो होते हैं, इनकी एक खासियत होती है कि ये जब भी सफल हो जाते हैं तो बहुत आराम परस्त हो जाते हैं और इनकी आराम परस्ती इनके विकास को रोक देती है। इसलिए मैं मीन लग्न वालों से कहूंगा कि ये शरीर जो है कार्य क्षेत्र है। यहां रुकने का नाम न लीजिए। यहां बस जितनी कम से कम जरूरत हो राहत की उतना ही विश्राम कीजिए। बाकी यहां अगर आपको प्रूफ करना है अपने आप को तो आपको काम करना होगा। इसलिए नहीं कि धन जुटाने के लिए, इसलिए नहीं कि वैभव जुटाने के लिए, इसलिए कि आप अपने को प्रमाणित कर सकें कि आपका जीवन जो हुआ है उसका जो उद्देश्य है उसे आप पूर्ण कर पा रहे हैं। इसलिए आपको काम करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और मनीषा हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़ चुकी हैं। मनीषा, आप पंडित जी से सवाल कर सकती हैं। गुरुजी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। जय मां विंध्यवासिनी। गुरुजी, जय मां विंध्यवासिनी।
मेरा जन्म है 1994 जी। 25-26 साल की हूँ गुरुजी। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे एक भाग अंदर हो गया, वो सही नहीं हो रहा है। और मेरी जो मैरिड लाइफ है वो भी अच्छी नहीं चल रही, केस चल रहा है उसमें। और हम तुम जो कह रही हो तुम ही सुन रही हो, ऐसे बतिया रही हो कि जैसे घर में किसी से बात कर रही हो। नहीं गुरुजी, मैं आपसे बात कर रही हूँ गुरुजी। मुझे ना एक दिक्कत हो गई है, बहुत 5-6 साल हो गए हैं, वो ठीक नहीं हो रही है। हो रहा है फिर से, वो ठीक नहीं हो पा रहा है। और मेरी मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही है, उसमें भी केस चल रहा है। गुरुजी कोई उपाय बताएं जो दोनों सही हो जाए। दोनों सही करने के लिए सूर्योदय के समय उठ करके सूर्य को अर्घ दिया करो। आम की छोटी छोटी लकड़ियां तांबे के हवन कुंड में रख करके गाय के घी से हवन किया करो, गायत्री मंत्र बोलते हुए 108 बार। 108 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए चांदी के चम्मच से हवन करोगी, चर्म रोग ठीक हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में जो कटुता आ रही है उसके लिए दुर्गा सप्तशती में सप्त श्लोकी दुर्गा एक चैप्टर है जिसमें 7 मंत्र दिए हुए हैं। उन मंत्रों को सुबह शाम रोज पाठ करना शुरू करो, काफी हद तक आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल पंडित जी, और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। लग्नों के बारे में हमें पता चला कि हमारा कौन सा लग्न है, और बड़े असाधारण तरीके से नंबर के हिसाब से 1, 2, 3, 4 जिससे लोग समझ सके उनका लग्न कौन सा है, कौन से उपाय उनको करना चाहिए। अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।